तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2021 सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। आपको पता है कि सोशल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो 31 से स्टार्ट होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, और 60 क्वेश्चन होते हैं सोशल साइंस के, ओके। मतलब 60 नंबर का क्वेश्चन होता है आपके सब्जेक्ट से, सोशल साइंस से। तो चलिए हम देखते हैं इसमें सबसे पहले हमारा क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, कथन मतलब कौन से सही है कौन से गलत है और किसकी व्याख्या कौन कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा आता है। थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले तो फैक्ट वाले क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ये चेंज करके ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे हम ज्यादा ध्यान देंगे और इसको थोड़ा सा समझना होता है और ये आप तभी कर पाओगे जब आप जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला कथन ए क्या है, चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बिल्कुल सही है हमारा कि जो चोल मंदिर है वो धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। दूसरा क्या है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी और कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। दोनों ही सही है कि उसमें क्या होता है, चोल मंदिर में क्या था कि ये धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। वहां पे क्या हो रहा था कि जहाँ पे मंदिर बनते थे वहां पे बहुत सारे मतलब कोई फूल बेचने वाले, मूर्ति बेचने वाले, थोड़ी छोटी सी मार्केट बन जाती थी और फिर वहां पे लोग बसने लगते थे। तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक भी केंद्र था। और चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, कुछ भक्तों की भी थी। जो चोल मंदिर में जो कांस्य प्रतिमाएं होती हैं वो देवी देवताओं की तो होती ही थी, उसके साथ भक्तों की भी प्रतिमाएं वहां पे लगाई जाती थी। तो दोनों ही हमारा सही है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ए और बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। तो इसमें किसी का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ना ही ए का स्पष्टीकरण बी है ना ही बी का स्पष्टीकरण ए है। तो ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का स्पष्टीकरण बी नहीं है। तो ये सही होगा हमारा, ए और बी दोनों सही है किंतु ए का स्पष्टीकरण बी नहीं है, ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। उनके विचार, ए तो ये है, बी क्या है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। अब क्या है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज बनाए रखने की सलाह दी। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, उनके विचारों से सभी लोग सहमत होते थे। तो ये सही नहीं है, उनके विचारों से सभी लोग सहमत नहीं थे, कुछ लोग सहमत होते थे और कुछ लोग असहमत थे उनके विचारों से। तो क्या है, ए सही है किंतु बी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। रजिया सुल्तान लिखा गया था तो अपने पुरुष जैसा होने का भ्रम पैदा किया। दूसरा क्या है, रजिया सुल्तान, तो सुल्तान उन्हें इसलिए कहा गया था क्योंकि वहां की वो सुल्तान थी। लेकिन आपको याद होगा कि एक आंध्र प्रदेश में, यहाँ तो रजिया थी, आंध्र प्रदेश में एक थी दीदा, जिन्हें दीदा बोला जाता था, यानी कि दीदी से दीदा हो गया। उन्होंने अपने नाम को इस तरीके से लिख के अपने आप को पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, रजिया ने नहीं किया था अपने आप को पुरुष होने का भ्रम पैदा। तो ये गलत है। दूसरा क्या है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो बी सही है और ए हमारा गलत है, ओके। ए गलत है किंतु बी सही है, तो ये सही होगा, ओके। फिर देखिए तीसरा क्या है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। बिल्कुल सही है, अकबर ने सुलह ए कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया था और अकबर के ही अनुसार जहांगीर और शाहजहां भी उसी के अनुसार चलता रहा। वो भी सुलह ए कुल यानी कि सर्वत्र शांति के विचार के सिद्धांत शासन का सिद्धांत बनाया था। दूसरा क्या है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वह अक्सर कट्टर होते हैं। तो क्या है कि अकबर के दिमाग में ये बात मतलब कि सभी से मिलके अकबर को ऐसा लग रहा था कि जो मतलब कि धार्मिक रीति रिवाज और मतांधता यानी कि अंधभक्ति पे बल देते हैं वो बहुत कट्टर हो जाते हैं। इसलिए अकबर ने क्या किया था, सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया था, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है और ए का कारण बी है, ए का कारण बी है। इसने अकबर ने जो बी है उसके कारण ही ए किया था। अब चलिए 35 देखते हैं।
दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। गलत है, श्रेणीबद्ध समाज सरल नहीं था। दूसरा है जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित थे। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये भी बिल्कुल सही है। जनजातीय समाज हमारा कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, क्योंकि जनजातीय समाज में क्या था, सभी बिल्कुल समान माने जाते थे, वो सभी को एक जैसा माना जाता है जनजातियों में। तो ए हमारा गलत है और बी सही है। ओके, 36 क्या है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय संघ बनाने का आह्वान किया। बेटा ये बात तब की है 1857 की क्रांति की। चलिए हम पहले दूसरा भी पढ़ लेते हैं बी, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। बी है बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो दोनों ही इसमें सही है हमारा। बहादुर शाह जफर क्या था, जो 1857 की क्रांति, जिसे सैनिक विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, सैनिक विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम बोलते हैं। 1857 की क्रांति भी उसे हम बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था कि मेरठ से ये क्रांति स्टार्ट हुई थी, और मेरठ से जो क्रांतिकारी थी वो दिल्ली आए थे, और दिल्ली में जबरदस्ती वो लाल किले में जाकर बहादुर शाह जफर को क्रांति का मुखिया बना दिए थे वो, ठीक है। और वो इसलिए बनाया गया था कि लोगों का मानना था कि भारत में अंग्रेजों के शासन के पहले मुगलों का शासन था, तो मुगल के शासक है ये बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट है, तो इनकी बात भारत के लोग जरूर मानेंगे, इसलिए बहादुर शाह जफर को मुखिया बनाया गया था। और ये हुआ भी कि बहादुर शाह जफर की बात लोगों ने मानी भी। तो वही है बहादुर शाह जफर, चिट्ठी लिखकर सभी जितने भारत के राज्य में संघ बनाने, मतलब कि क्या है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर इस विद्रोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया था, आह्वान किया था, और सभी लोग इस विद्रोह में शामिल भी हो गए थे। बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में कर दिया। जो बहादुर शाह जफर का यही जो समर्थन था कि वो समर्थन दे रहे थे, तो सभी व्यक्ति बगावतियों के पक्ष में आ गए। तो ए और बी दोनों सही हो, ए ने बी को सुनिश्चित किया, ठीक है, ए ने बी को सुनिश्चित किया, तो ऑप्शन 1 सही होगा। ओके, इससे क्वेश्चन ये भी आता है कि जो 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 1857 का विद्रोह हमारा ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। औपनिवेशिक काल का मतलब है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, बिल्कुल सही उन्होंने दिया था विधवा विवाह का सुझाव। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे गलत पूछा गया है, ठीक है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये भी सही है कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, ये भी सही है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, ठीक है। तो ये गलत है कि प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। ओके, अब क्या है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो तेलंगाना किस राज्य का हिस्सा था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीधा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं आराम से। निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। लोकतंत्र में जो हमारा संचार माध्यम है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उसका चयन करना है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, बिल्कुल सही है। जो संचार माध्यम है इन्हें नागरिकों तक सूचना पहुंचानी चाहिए संचार के माध्यम से। इसे विज्ञापक यानी कि जो विज्ञापन करने वाले हैं के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए, गलत है। विज्ञापक के दृष्टिकोण को नहीं देनी चाहिए, यानी कि किसकी दृष्टिकोण को बताना चाहिए, जो भी चीजों का हम विज्ञापन कर रहे हैं। मान लो किसी भी चीज का हम कर रहे हैं, किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का कर रहे हैं, किसी खाने की चीज का विज्ञापन कर रहे हैं, तो हमें उसकी विशेषता बतानी चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, ना कि विज्ञापक के दृष्टिकोण से। हमें उसकी सही चीजें लोगों को बतानी चाहिए। तीसरा है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो ए और सी सही है। ओके, अब है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा क्या है, नहीं है। रूढ़िवादी चित्रण का मतलब क्या होता है कि औरत और
मर्द में जो अंतर होता है उसे जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि जो जेंडर औरत और मर्द है उसमें जो अंतर होता है उसको उसकी जो चीजें हमारे दिमाग में रूढ़िवादी धारणा बैठी हुई है, बहुत पहले से बैठी हुई है कि लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती है, वैसी चीजों का चित्रण कौन सा विज्ञापन नहीं करता है, नहीं है यहाँ पे, कौन सा विज्ञापन नहीं करता है, तो हमें ये देखना है। मतलब रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है कौन सा विज्ञापन। ओके, पहला क्या है, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। सभी के दिमाग में ये होता है कि मेकअप महिलाएं कर सकती हैं, ये भी एक रूढ़िवादी धारणा है, तो ये तो है ही रूढ़िवादी धारणा। दूसरी है गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस या दफ्तर छोड़ा जाना। सभी के दिमाग में ये चीजें होता है कि जो गाड़ियां होती है वो महिलाएं नहीं चला सकती, पुरुष चला सकते हैं, तो इसमें यही बताया गया है, तो ये भी रूढ़िवादी धारणा है। तीसरा है स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, तो ये रूढ़िवादी धारणा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लड़कियों को फुटबॉल खेलते हुए दिखाया गया, जबकि रूढ़िवादी धारणा क्या होती है कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती, इस तरह के गेम्स वो नहीं खेल सकती, ये लड़के खेल सकते हैं। ठीक है, चौथा है चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, तो ये भी रूढ़िवादी धारणा है। तो हमारा जो मतलब ये तीनों ही रूढ़िवादी धारणा है। और जो थर्ड है कि स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की का फुटबॉल खेलते हुए दिखाना, ये रूढ़िवादी धारणा नहीं है। तो जहां पे ये नहीं शब्द आएगा उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और तब क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। ये देखिए, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के सारे चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत बिल्कुल दे सकते हैं बहुत आराम से। पहला क्या है इसमें, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। दूसरा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ से समुद्र से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है, और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिण अमेरिका क्या है, दक्षिण अमेरिका के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भूमध्य सागर है, सॉरी ये विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश में, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। जो दक्षिणी अमेरिका है उसका थोड़ा सा भाग उत्तरी गोलार्ध में है और ज्यादातर भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, अंटार्कटिका क्या है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, नीचे की ओर, बिल्कुल नीचे की ओर है, दक्षिणी ध्रुव पे है। अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीका बीचों बीच है, इसके बीचों बीच 3 रेखाएं होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा अफ्रीका के। ऑस्ट्रेलिया हमारा यहाँ पे है जिसके बीचों बीच मकर रेखा गुजरती है और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें यही पूछा गया है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया हमारे पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। बेटा ये जो महाद्वीप के बारे में है इसमें रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त तीनों गुजरती है, तो वो है अफ्रीका। अंटार्कटिका कहाँ पे है, अंटार्कटिका बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पे है। यहाँ पे भारत के 2 शोध केंद्र है, मैं ये सारा कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ पीछे 6 के क्वेश्चन में। एक तो दक्षिण गंगोत्री है और दूसरा मैत्री। भारत के 2 शोध केंद्र है अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो ये आपको याद रखना है। दक्षिणी अमेरिका का ज्यादातर भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन इसके कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में भी है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब नेक्स्ट है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है, सूर्य से दूर जाते हैं तो ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, नहीं, सौर मंडल से जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं तो ग्रहों का आकार बढ़ता जाता है। सूर्य से बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर के ग्रह स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, ये भी गलत है। सूर्य के नजदीक के ग्रह चट्टान, जो मैंने आपको बताया था आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, जो आंतरिक 4 ग्रह हैं जो सूर्य के नजदीक के हैं वो चट्टानों से बने हुए हैं, ठोस बने हुए हैं, और जो बाहर के 4 ग्रह हैं, जो बाह्य ग्रह जिसे बोला गया है, वो गैस से बने हुए थे, ये भी गलत है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है ये सही है, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाएंगे ग्रहों द्वारा परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाएगी। ठीक है, चौथा है हमारा, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घट जाती है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा कि सौर मंडल से हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या है, सूर्य से थोड़ा सा मैं इसको आप समझा देती हूँ आपको कि सूर्य के पास के ग्रह और सूर्य के दूर के ग्रह, आपको याद रखना है कि सूर्य के पास के ग्रह हमारे कौन कौन से हैं और दूर के ग्रह
कौन कौन से हैं। ओके, तो सूर्य के जो पास के ग्रह होते हैं वो क्या है, सबसे जो नजदीक का ग्रह है वो बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह है, याद रखिएगा। ये 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। ये आप पीछे के चैप्टर में जाके जो 6 की ज्योग्राफी में पढ़ा चुकी हूँ उसमें ये सारा कुछ आपको मैं क्लियर कर चुकी हूँ, तो उसमें जाके आप ये देख सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है कि सौरमंडल से तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसे आप जरूर क्लियर कर ले, ठीक है। और बाद के जो 4 ग्रह हैं वो गैसीय ग्रह होते हैं, ठीक है। तो सौर मंडल का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो उस क्वेश्चन को आपको वहां से क्लियर करना है एक बार। क्वेश्चन नंबर 43 है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी हुई नहीं होती। आपको पता है कि पृथ्वी गोल है और अपने कक्षीय समतल यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी झुकी हुई है, यहाँ से सॉरी ये बन नहीं पाया सही से, पृथ्वी ऐसे थोड़ी सी झुकी हुई है अपने कक्षीय समतल की ओर, इधर थोड़ी सी झुकी हुई है, और उस कारण क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है। कक्षीय समतल की ओर झुकी होने के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। पहला क्या है, प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाते हैं, बिल्कुल सही है। देशांतर रेखाएं बिल्कुल सीधी होती है, और जो पृथ्वी चूंकि अपने कक्षीय समतल से झुकी हुई है। प्रदीप्ति वृत्त हम किसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आता है प्रदीप्ति वृत्त से। प्रदीप्ति वृत्त वो होता है जो पृथ्वी पर दिन और रात को अलग करता है। पृथ्वी देखिए, ये पृथ्वी है, ओके, ये सूर्य है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, जिस साइड में पड़ेगी उधर दिन होगा, जिस साइड नहीं पड़ेगी उधर रात होगा। तो यहाँ पे एक रेखा होती है, रेखा वो मानक रेखा है, मानी हुई रेखा है। तो यहाँ इधर दिन होती है, रात होता है, मतलब उधर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है तो उधर रात का समय होता है, ठीक है। तो इसी रेखा को हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाता है कि प्रदीप्ति वृत्त क्या है, तो वैसी रेखा जो दिन और रात को अलग करती है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो और ये जो हमारी देशांतर रेखा है वो बिल्कुल सीधी है, ये है। तो इसमें क्या है, प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएगी। तो बिल्कुल सही है कि अगर कक्षीय समतल सतह पे वो झुकी हुई नहीं होगी तो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएंगी, ये सही है हमारा। प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएगी, नहीं ये गलत है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं ऐसी होती है, पड़ी हुई रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं और खड़ी हुई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, भी गलत है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होगा, किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये गलत है। तो ए और सी सही है, ओके। शरद ऋतु में ये मौसमी परिवर्तन का याद रखिएगा कि मौसमी परिवर्तन इसी कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण और अपने कक्षीय सतह पर थोड़ी सी झुकी हुई होने के कारण ही मौसमी परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखते हैं। शरद ऋतु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शरद ऋतु यानी कि सर्दियों का मौसम, इस मौसम को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दक्षिण से पश्चिम की ओर जो मानसून जाती है, मानसूनी हवा जाती है, उससे बारिश का मौसम आता है, मानसून का आगमन कहते हैं उसे, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से यानी कि दक्षिण पश्चिम का मतलब ये होता है कि दक्षिण से पश्चिम की ओर जो हवा जाती है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से हवा स्थल की ओर बहती है, उससे क्या होता है, मानसून का आगमन होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, ये भी गलत है। शरद ऋतु में कोई पवन बंगाल की खाड़ी से स्थल की ओर नहीं बहती, ये मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, ये भी सही है, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या है, मानसून के आगमन का बताया गया है। ये जो तीनों ऑप्शन है हमारा मानसून के आगमन का है, और ये शरद ऋतु के बारे में पूछ रहे हैं कि शरद ऋतु के संबंध में ए बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये तीनों ही गलत है, सही हमारा क्या होगा, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए बी और सी सभी गलत हैं, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। बहुत सिंपल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ओके। नेक्स्ट है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान कीजिए। दिए गए लक्षणों, वायुमंडल की परत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जरूर आप समझ लीजिएगा बढ़िया से, चैप्टर में इसका डाल चुकी हूँ। तो वायुमंडल की परत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन जरूर ही आता है। चलिए मैं अभी भी आपको थोड़ा सा इसको समझाते हुए आगे बढ़ूंगी। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान कीजिए। क्या है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। सबसे पहले है क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल सबसे नीचे का परत है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे बारिश होना, बादल बनना,
आंधी तूफान ये सभी क्या होता है, क्षोभ मंडल में होता है। उसके ऊपर है समताप मंडल। समताप सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल माना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। उसके ऊपर क्या है, समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है, नाम से क्लियर है कि समताप मंडल में तापमान बिल्कुल समान होता है, यहाँ तापमान घटता बढ़ता नहीं है। समताप मंडल दो चीजों के लिए महत्वपूर्ण है, पहला तो वायुयान उड़ाने के लिए यह आदर्श माना जाता है, और दूसरा इसमें ओजोन की परत है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप बिल्कुल क्लियर करके, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चीजों को याद रखिए। ओजोन की परत है, दूसरा ये है। समताप मंडल के बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है, जो उल्का पिंड, अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड नीचे की ओर आता है, वो मध्य मंडल में एक गैस पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जलकर वो टूट जाता है। और वो अगर वो ना टूटे और उल्का पिंड डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाए तो पृथ्वी पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये उल्का पिंड के टूटने के कारण क्या होता है, थोड़े बहुत ही अंश उसपे पृथ्वी पर आते हैं, जिससे कि वहां पे गहरा गड्ढा तो बन जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। उसके बाद है वायुमंडल। वायुमंडल से रेडियो तरंगे हमारी पृथ्वी पर आती है। और सबसे ऊपर है वायु बहिर्मंडल। ठीक है, वायु बहिर्मंडल में क्या होता है, बहुत ही हल्की गैस पाई जाती है। ओके, तो ये सारे जो 5 वायुमंडल की जो परतें हैं, इसके बारे में मैं आपको फिर से समझा चुकी हूँ, फिर से क्लियर कर चुकी हूँ। तो अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आराम से। अगर कर सकते हैं तो प्लीज मुझे आंसर जरूर बताइए। क्या है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। पहला क्या है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अभी मैं बता चुकी हूँ कहाँ पे जलते हैं, मध्य मंडल में। ओके, अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड कहाँ पे जल जाते हैं, मध्य मंडल में। दूसरा क्या है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई से तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, क्षोभ मंडल में तापमान घटता रहता है, समताप मंडल में तापमान स्थिर होता है, ना घटता है ना बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे समताप मंडल से हम ऊपर जाते हैं, यानी कि मध्य मंडल, और उससे ऊपर होते हुए जाते हैं, तो तापमान क्या होता है, घटता जाता है। तो ये क्या है, हमारा मध्य मंडल। ओके, अब आतपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतपन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, वायु दाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ। तो आतपन क्या होता है, जो सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी रोक लेती है। ये याद रखिएगा, इस डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी रोक लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आतपन कहते हैं। तो सूर्य का आतपन का संबंध किससे है, सूर्य ऊर्जा के साथ। ठीक है, अब चलिए, ये वनों के बारे में है, ये चैप्टर भी मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। अभी मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। क्या है, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन। शंकुधारी वन क्या होता है, क्या शंकुधारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं, पहाड़ों पे पाए जाते हैं। याद रखिएगा, शंकुधारी वन पहाड़ों पे पाए जाते हैं। यहाँ सरपतवीला का एक पेड़ पाया जाता है, जिससे क्या होता है, सरपतवीला के पेड़ से जो क्रिकेट का वो बल्ला होता है वो बनाया जाता है, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। तो शंकुधारी वन कहाँ क्या होता है, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं शंकुधारी वन में। ओके, फिर है आपका भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। ये बेटा एक एक जो ये है, ये इससे एक एक क्वेश्चन बन सकता है कि शंकुधारी वन, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ पाया जाता है, भूमध्य सागरीय वनस्पति से आपके एक और क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, कि नींबू वंश के नींबू वंश के जो फ्रूट होते हैं, पौधे होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, तो भूमध्य सागर में। भूमध्य सागरीय वनस्पति, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, वहीं पे नींबू वंश के पौधे या वनस्पति पाए जाते हैं। अब भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ है, महाद्वीप का पश्चिमी और दक्षिणी किनारा, यानी कि ये जो महाद्वीप का पश्चिम इस साइड का और दक्षिण का नीचे की ओर किनारा होता है, यहीं पे भूमध्य सागरीय वनस्पति पाए जाते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वन में आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ की लकड़ियां बहुत मजबूत होती है, दृढ़ होती है, तो वही दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, महाद्वीपों का ऊपरी किनारा, यानी कि जो ऊपरी किनारे की ओर जाते हैं, तो वहां पे हमारा शीतोष्ण सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। शंकुधारी वन, ये चैप्टर ये सब भी मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आप बिल्कुल आराम से ये सब सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। ओके, चलिए नीचे क्या है, दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करिए। पहला क्या है, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा रेगिस्तान का भी चैप्टर में डाल चुकी हूँ आपको। सहारा रेगिस्तान क्या था, सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है, सहारा रेगिस्तान है हमारा अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में है सहारा रेगिस्तान। और यहाँ पे क्या है, ये
उत्तरी अफ्रीका में है और इस यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है सहारा रेगिस्तान से, याद रखिएगा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, विश्व के सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। और सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख, जो कि भारत में है, ठीक है। सबसे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है और सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान का क्या है? एक समय में पूर्णतः हरा भरा था, बिल्कुल सही है। सहारा रेगिस्तान के वहां की जो गुफाएं हैं उसमें बहुत सारे चित्र मिले हैं, जैसे मगरमच्छ, मछली और ये नदियों के चित्र मिले हैं और बहुत सारे मतलब कि वहां पे पशुओं के भी चित्र मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि सहारा रेगिस्तान एक समय बहुत हरा भरा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है और बी भी सही है, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, अगर इसी में ये आ जाता कि ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर ए की सही व्याख्या भी है, तो वो सही होता कि ऑप्शन नंबर ए की सही व्याख्या भी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए का पता हमें कैसे चलता है? बी से, क्योंकि वहां की गुफाओं में ऐसे ऐसे चित्र मिले हैं, तभी तो हमें पता चल रहा है कि सहारा रेगिस्तान कभी बहुत हरा भरा था। तो इस तरह का भी आ जाए तो वो ऑप्शन सही होगा कि ऑप्शन नंबर ए की सही व्याख्या क्या है? बी है। ओके, अब चलिए डॉल्फिन के बारे में, डॉल्फिन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अंधी डॉल्फिन जो कहाँ पे पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। उसके बारे में क्या है? डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलवन जल में, यानी कि अंधी डॉल्फिन उसी क्षेत्रीय भाषा में सूसू कहा जाता है, याद रखिएगा, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये अंधी डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं ये अंधी डॉल्फिन होती है और उसे क्षेत्रीय भाषा में सूसू कहा जाता है। उस डॉल्फिन से पानी की शुद्धता का पता चलता है, क्योंकि वो डॉल्फिन शुद्ध पानी में ही पाई जाती है, वो गंदे पानी में नहीं रह सकती है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी के अलवन जल में पाई जाती है, यानी कि शुद्ध और मीठे पानी के जल में पाई जाती है। दूसरा है डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। तीसरा है डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, बता चुकी हूं मैं, सही है। तो ए, बी, सी तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा होगा ए, बी और सी तीनों सही है। अब चलिए आगे देखते हैं। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? बायोगैस किन का है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट है संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। संसाधन के बारे में, संसाधन क्या होते हैं? हमारे इस्तेमाल में आने वाली, हमारे उपयोग में आने वाले सभी चीजें क्या है? संसाधन है। संसाधन के बारे में कल के जो ऑनलाइन क्लास में मैं आपको समझा चुकी हूँ, लाइव क्लास में मैं आपको समझा चुकी हूँ। संसाधन क्या है? हमारे इस्तेमाल में आने वाली सभी चीजें संसाधन है। संसाधन 3 तरह के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, ठीक है। चलो, और ये मैं कल के लाइव क्लास में आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में पूरे डिटेल से। अब चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। संसाधन ए, बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला क्या है? सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, गलत है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, कुछ संसाधनों का, उसमें क्लियर लिखा गया है उस चैप्टर में कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि उस आप कल के मेरे लाइव क्लास का जो वीडियो है उसे देखिएगा, उसमें ये चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। उसमें क्लियर है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, सभी का नहीं होता है, क्योंकि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि जिसे हमें देख के संतुष्टि प्राप्त होती है, जैसे कि बहुत ही मनोरम दृश्य है, वो देख के हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। तो कुछ ही संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। दूसरा है समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि समय और प्रौद्योगिकी, समय मतलब समय के साथ ही कोई संसाधन पदार्थों में परिवर्तित हो सकता है, प्रौद्योगिकी यानी कि उसका बनाने का तरीका। तो ए, बी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है, गलत, ये गलत है, ए गलत है और बी सही है। ओके, ए गलत है और बी सही है, ए आपका गलत है, बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। यानी कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है? जो अब नए में हम यूज कर रहे हैं वो गैर परंपरागत स्रोत होता है, और परंपरागत स्रोत क्या होता है? जो बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे हम भी कभी बोलते हैं कि ये तो हमारी परंपरा है, ये ऐसा तो हम करते आ रहे हैं, तो वही है परंपरागत स्रोत, वही होता है जो बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? देखिए, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये अब बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलने के कारण ये सारी ऊर्जा बनवाई। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये भी अब बनाया जा रहा है। कोयला, ईंधन और बायोगैस। कोयला और ईंधन तो परंपरागत स्रोत है, लेकिन बायोगैस परंपरागत स्रोत नहीं है, ये गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है। यह तीसरा है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। तो ये हमारा परंपरागत स्रोत है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ओके,
क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत दिनों से होता है, तो ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। और आपको ये याद रखना है कि जो परंपरागत स्रोत होते हैं वो अनवीकरणीय होते हैं, ओके, और जो गैर परंपरागत स्रोत है वो नवीकरणीय होता है। अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ चैप्टर में। अनवीकरणीय क्या होता है कि जिसका मतलब कि नवीकरण जिसको फिर से बनने में कई साल लगते हैं, कई 100 साल, मतलब बहुत साल लग सकते हैं। और नवीकरणीय क्या होता है, जो हमें पुनः प्राप्त हो सकता है, बहुत जल्दी पुनः प्राप्त हो सकता है, ठीक है। जैसे जल विद्युत हो गया, जल से विद्युत बनाने के बाद क्या होगा, फिर तो पुनः हम दूसरे दिन भी जल से विद्युत बना सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से ऊर्जा बनाई जाती है, उससे हम पुनः ऊर्जा बना सकते हैं। लेकिन खनिज तेल को बनने में हजारों साल लगते हैं, और एक बार खत्म हो जाए तो फिर बनने में फिर से हजारों साल लगेंगे। प्राकृतिक गैस और ईंधन, ये सभी को बनने में हजारों साल लगते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करिए। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ओके, उसके प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करिए। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे क्वेश्चन आता है और एक एक का अलग अलग आता है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। क्या है, विकास व प्रयोग का स्तर। प्राकृतिक संसाधन के आधार पर पहला है विकास और प्रयोग का स्तर। तो क्या होता है, विकास और प्रयोग यानी कि किस तरह का विकास है या किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो एक तो वास्तविक हो सकता है, एक संभाव्य हो सकता है। इसी तरह तो हो सकता है विकास और प्रयोग के आधार पर। वास्तविक का मतलब है कि जो है, और संभाव्य का मतलब है जिसकी संभावना है कि वहां पे कोई संसाधन है लेकिन अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पहला का फर्स्ट ही होगा उद्गम। कहां से वो प्राप्त हुआ है, कोई भी संसाधन कहां से प्राप्त हुआ है, या तो जैव से हो सकता है या अजैव से हो सकता है, यानी कि या तो सजीव वस्तु से मिल सकता है हमें या फिर वो निर्जीव वस्तु से मिल सकता है। उद्गम का तो मतलब वही होता है कि कहां से उसका उद्गम हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है। तो बी का 2 होगा वितरण। वितरण यानी कि किस तरह से वो बटा हुआ है। तो इसमें क्या है, सर्वव्यापक और स्थानिक। वितरण भी वही है, सर्वव्यापक और स्थानिक, या तो पूरे विश्व में होगा या किसी स्थान विशेष में होगा। फिर है भंडार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। भंडार के आधार पर क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी कि कुछ संसाधन नवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय का मतलब है जिसका जो हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। अनवीकरणीय क्या होता है, जो हमें पुनः प्राप्त करने में लाखों साल, 100 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। इसका याद रखिएगा कि एक एक क्वेश्चन आपका अलग से पूछा जा सकता है कि भंडार के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो ये आप अच्छे से समझ के याद कर लीजिए, ओके। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 55। लगभग 1200 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। ये सही है। लगभग 12 साल पहले क्या हुआ था, 1200 साल पहले भारत के कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास के मैदान बनने लगे थे, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ये जो सारे जानवर हैं ये क्या खाते हैं, ये घास खाते हैं, तो घास का मैदान बढ़ने से इनकी संख्या बढ़ गई। तो ये क्या है, ए और बी दोनों सही है और बी का कारण ए है, ओके। आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों सही है और बी का कारण ए है, या ए बी का कारण है। क्योंकि जो ये हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ ये सारे घास खाते हैं, तो इनका कारण ए ही तो होगा। घास के मैदान बढ़े हैं तो इनकी संख्या बढ़ गई। तो वही हमारा ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। ए का कारण बी नहीं है, ये जानवरों के बढ़ने से घास का मैदान नहीं बढ़ा है, बल्कि घास के मैदान के बढ़ने से जानवरों की संख्या बढ़ी है, ठीक है। ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का कारण बी नहीं है, ठीक है। ए का कारण बी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ए का कारण बी तो नहीं है। ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों सही है। दोनों सही तो है लेकिन हमें ये कारण भी देखना है। तो ए और बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पूरा स्थल जो होते हैं, जो पुराने स्थल होते हैं, उनके संदर्भ में कौन सा सही है। वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, सही है। यहाँ से पूरा स्थल से हमें वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, वह केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, गलत है। पूरा स्थल जमीन के नीचे भी पाए जाते हैं, जमीन के नीचे से, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे जो अवशेष हैं जमीन के नीचे से निकाले गए हैं, ये केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ये भी गलत है। केवल जमीन के अंदर नहीं पाए जाते, ये ऊपर भी पाए जाते हैं। ये समुद्र नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, ये भी गलत है। समुद्र नदी के तल में भी पूरा स्थल पाए गए हैं। तो बस हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ओके। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, अब हड़प्पा सभ्यता पे हम आ गए। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे, पत्थर के मोहरे बनाते थे, बिल्कुल सही है। पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र बनाते थे, नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए गए पात्र बनाते थे। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह से बनाते थे, काले और लाल रंग के पात्र बनाते थे वो, ठीक है। लोहे से बनी तकलियां, जो तकलियां यानी कि जो
इसमें कृषि में उपयोग होता है। लोहे से बनी तकलियां नहीं थी हड़प्पा सभ्यता में, लकड़ी की बनी तकलियां थी हड़प्पा सभ्यता में, तो ये भी गलत है। ध्यान रखिएगा आपको क्या सही है क्या गलत है। सोने के बर्तन ये सही है, हड़प्पा सभ्यता में सोने के बर्तन भी बनाए जाते थे, लोहे पत्थर के मूरे बनाए जाते थे, बिल्कुल सही। पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र नहीं थे, काले और लाल रंग के डिजाइन किए गए पात्र वहां बनाए जाते थे। लोहे की तकलियां नहीं बनाई जाती थी, किस तरह की तकलियां बनाई जाती थी, लकड़ी की तकलियां बनाई जाती थी वहां पे, और सोने के बर्तन बनाए जाते थे, ये बिल्कुल सही है। तो ए और डी सही है, हमारा ए और डी ऑप्शन सही है। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से एक महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। हड्डियों की संरचना बिल्कुल सही, हमें हड्डियों की संरचना, क्योंकि महिला की जो कंकाल होती है उसकी कमर की हड्डियां थोड़ी चौड़ी होती है, तो हड्डियों की संरचना देखनी होगी। कंकालों के साथ मिले आभूषण गलत है, क्योंकि आभूषण जरूरी नहीं कि महिला है तो वो उसके साथ आभूषण डाले ही जाएंगे। पहले के जो लोग थे महापाषाण काल में, वो पुरुष भी बहुत सारे आभूषण पहनते थे। कंकालों का आकार से हमें पता नहीं चलेगा। कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, इससे भी पता नहीं चलेगा। तो बस यही है कि हमें एक ही चीज से पता चलता है, हड्डियों की संरचना से हमें महिला या पुरुष के कंकाल का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, केवल ए। ओके, निम्नलिखित काल के शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। निम्नलिखित काल में क्या होता है, शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। सबसे पहले क्या है, वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव के में कृषकों का निवास, चरक। तो सबसे पहले वेदों की रचना की शुरुआत हुई, फिर महापाषाण के निर्माण की शुरुआत हुई, इनाम गांव में कृषकों का निवास हुआ, चरक। तो ए बी सी डी ये बिल्कुल सीरियल नंबर से सही है। ओके, आरोही क्रम में सजाना है तो बिल्कुल सीरियल नंबर से सही है। अब क्या है, हाल के काल में शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा, आरोही क्रम सीधा होता है आपको पता है। सबसे पहले वेदों की रचना हुई, इस तरह से सही है। अब है अवरोही क्रम में हमें सजाना है, मैं निम्नलिखित को सजाएं। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आए सिक्के, ये थोड़ा सा इधर कट गया है। महाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, ठीक है। दूसरा क्या है, महाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। तीसरा क्या है, अरिका मेड़ू पत्तन में बसना। चौथा है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो सबसे पहला हमारा सी होगा, अरिका मेडू पत्तन में लोग बसने लगे। दूसरा होगा संगम साहित्य की रचना का शुरुआत हुआ। फिर वह महाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत हुई। फिर ये लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, पहले शुरुआत होगी तब तो बढ़ोतरी होगी। तो ये तो क्लियर है कि बी के बाद ए होगा। ठीक है, ठीक है, बी के बाद ए होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ये पढ़ के भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहले लोहे के प्रयोग की शुरुआत होगी तब तो उसमें बढ़ोतरी होगी, कि पहले बढ़ोतरी उसके बाद शुरुआत, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या है, सी डी बी और ए, सी डी ए और बी है इसमें, लेकिन हमारा होना चाहिए इस लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर और सिक्के। महाद्वीप में लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी हुई, तो सी डी ए और बी इसका ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्या है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। अध्याय के अंत में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसके क्या सही है, क्या हमें देखना चाहिए। क्या है, ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, सही है, क्योंकि आजकल जो भी अध्याय के अंत में क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें देखना आप हमेशा दिया जाता है कि अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, अपने अनुसार उत्तर दीजिए। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट का तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार है। बिल्कुल है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं कि प्रोजेक्ट करना मतलब कि कुछ कार्य करने के लिए तुलना करना, विभेद करना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये भी सही है। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। बिल्कुल सही है, तो तीनों ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, आगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया जाता है। सही है, ये तो दिया ही जाता है, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण तो दिया ही जाता है। दूसरा है, संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वो उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना है। नहीं, ऐसा नहीं किया गया है, ये बी गलत है हमारा। तीसरा है, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है। ये भी है, लोगों क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है। ए और बी, ए और सी हमारा सही है। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? कारण का प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो क्या है? परिस्थितियों से अनुमान लगाना। क्या पूछा गया? क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर उनके भाइयों के साथ भेदभाव किया? तो इसमें क्या है, जो परिस्थिति थी उससे अनुमान लगाना है बच्चों को। क्या आपको ऐसा लगता है? इसका मतलब तो यही ना, हमें अनुमान लगाना है। तो क्या? परिस्थितियों से अनुमान लगाना। नेक्स्ट है, बाजार विषय पर परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? किसी बाजार विषय पर परिचय देना है तो कौन सी विधि सर्वोत्तम हो सकती है? विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। मानचित्र में इंगित करने से उसके विषय पे हम कुछ नहीं बता सकते। पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए लाना। तो ये भी नहीं होगा। बाजार विषय पे हमें बताना है तो क्या है? विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मतलब विभिन्न प्रकार के जो मॉल होते हैं, जो हमारे आसपास की दुकानें होती हैं, या फिर जिस तरह के बाजार होते हैं। 7th क्लास में ये बाजार चैप्टर है, तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस तरीके के बाजार होते हैं उसके बारे में हमें चित्र दिखाकर हम बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, मंडे बाजार, जो साप्ताहिक बाजार होते हैं, उस तरह की चित्र दिखाकर बच्चों को हम समझा सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास के लिए निर्धारित होती है। क्या है? यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। कि हमारी जो काया है, हमारे जो शरीर है, वो अंदर से दूषित है, बाहर से नहीं। ठीक है, तो इसमें कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होता है। इसमें यही बताया गया है, जो हमारी शुद्धता है वो हमारे ऊपरी शरीर से नहीं, बल्कि हमारे विचार और हमारे विश्वास से निर्धारित होता है। हमारे विचार अगर अच्छे हैं तो हम उसे शुद्ध माना जाएगा, मानवीय शुद्धता उसे माना जाएगा। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जाता है, ये भी गलत है। ईश्वर की कृपा से नहीं, हमारे अपने गुण से, हमारे अपने आप पाया जाता है। मानवीय शुद्धता जन्म से आधारित होता है, ये भी गलत है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होता है। तो मानवीय शुद्धता क्या है? हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होता है। ओके, फिर है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समक्ष बनाना, पृथ्वी उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। क्या केंद्रित करता है? पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, सही है। अपने क्षेत्र, राज्य और देश का अध्ययन करना। सामाजिक विज्ञान में हम सिर्फ अपने क्षेत्र, राज्य और देश का अध्ययन नहीं करते, पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। भारत के अतीत और सामाजिक विज्ञान का विकास का अध्ययन करना, बिल्कुल सही है। भारत के अतीत का अध्ययन करते हैं, सामाजिक विकास का हम अध्ययन करते हैं। ए और सी हमारा सही है। ठीक है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण बिल्कुल दर्शा सकता है, दिन और रात को भी दर्शा सकता है, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण हम नहीं दर्शा सकते ग्लोब में, मौसमी परिवर्तन भी दर्शा सकते हैं। तो ए, बी और सी तीनों सही है। ठीक है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा, अब ये थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये ग्लोब है, ओके, और ये प्रकाश है, यानी कि टॉर्च की रोशनी है। इससे हम क्या क्या दर्शा सकते हैं? परिक्रमण दर्शा सकते हैं कि सूर्य को पृथ्वी को इसके चारों ओर परिक्रमा करवा के बता सकते हैं कि ये परिक्रमा ऐसे करती है। याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पृथ्वी के जो परिक्रमण की गति क्या है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ओके, तो इससे क्या होता है? परिक्रमण दर्शाते, दिन और रात दर्शा सकते हैं कि ये जो सूर्य का प्रकाश है वो जहां पड़ रहा है वहां दिन है, और जहां नहीं पड़ रहा है रात है। मौसमी परिवर्तन भी दर्शा सकते हैं कि ऐसे जब परिक्रमा कर रही है तो जहां पे सूर्य की रोशनी ज्यादा तेज है वहां पे मौसम गर्मी की होगी, और जहां पे कम पड़ रही है वहां पे सर्दी का मौसम होगा। ठीक है, तो यह है ए और बी दोनों, ए बी सी तो तीनों सही है। अब आगे देखिए, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं?
लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। आपको पता है ये हिस्ट्री में है, ठीक है। किस पाठ्य पुस्तक के साथ हम इसका अध्याय का इस संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि लोहा एक खनिज है। उद्योग है, फैक्ट्री मालिक है यानी कि उद्योग ही तो स्थापित हुआ, उद्योग से भी हम कर सकते हैं बिल्कुल। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा से भी कर सकते हैं क्योंकि ऊर्जा से ही तो लोहा से कुछ और बन सकता है, उससे भी कर सकते हैं। हमारे पृथ्वी के अंदर हम इससे नहीं कर सकते, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो ए, बी और सी तीनों सही है। ओके, नेक्स्ट है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय पर परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। वनों के प्रकार विषय पर हम भूगोल की कक्षा में हमें परिचय देना है, तो उसकी सर्वोत्तम विधि क्या होगी? विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बनाना। गलत है। विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण करना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। क्या है? एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय पर परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। अब देखिए, शहर का स्कूल है तो शहर के आसपास वन नहीं हो सकते, इसलिए शहर लिखा हुआ है, ठीक है, शहर का स्कूल। तो हम वनों का भ्रमण, शहर के पास वन नहीं हो सकता तो हम वनों का भ्रमण करा के कुछ नहीं दिखा सकते। वनों के प्रकार पर चर्चा करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना, ये भी सही नहीं है। वनों के विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम दिखा सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा के हम अलग अलग वनों के बारे में बच्चों को समझा सकते हैं। अगर आसपास कोई शहर के किसी आसपास कोई वन भी हो तो ये जरूरी नहीं कि हर प्रकार का वन वहां मिल जाए हमें। शंकुधारी वन, कटीली झाड़ियों वाले वन या फिर सदाबहार वन, इस तरह के सारे वन मिल जाए जरूरी नहीं है। हमें वनों का प्रकार बताना है, यानी कि अलग अलग प्रकार के वनों के बारे में बताना है, तो हमें उसके लिए हम डॉक्यूमेंट्री दिखाकर बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप पर चर्चा, इसके लिए व्यवहारिक कौशल यानी कि जब भूकंप हो तो हमें क्या करना चाहिए। भूकंप को हम रोक नहीं सकते, चैप्टर आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ भूकंप वाला, तो उसमें हम भूकंप को रोक नहीं सकते, हम उससे बचाव ही कर सकते हैं। तो बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, ठीक है, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां हमें यही बताना चाहिए। हालिया भूकंप घटना पर चर्चा करना, सिर्फ चर्चा करने से बच्चों व्यवहारिक तरीके से कुछ नहीं सीख पाएंगे। भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार बताना, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भूकंप के दौरान हमें यह भी बताना चाहिए कि भूकंप से जुड़ी गतिविधि का भी प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन जो भूकंप के दौरान बरती जाने वाली गतिविधियां हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, हमें ये बच्चों को जरूर समझाना चाहिए। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तवा बांध क्षेत्र में क्या हुआ था कि यहाँ पे जैसे स्थानीय जो आदिवासी लोग थे वो मछली पकड़ते थे और वही उनकी रोजी रोटी का एक साधन था कि मछली पकड़ के वो मछली बेचते थे और उससे जो तवा नदी थी मछली पकड़ के मछली बेचते थे, उससे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया था, वहां पे तवा बांध बनाकर वहां पे जो क्षेत्र था, जो जलीय क्षेत्र था, वो सरकार के अंडर कर दिया गया और वो ठेकेदारों को दे दिया गया कि आप यहाँ पे मछली रख सकते हैं, मछली पकड़िए और उसे बेचकर पैसे कमाइए, और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें वहां से हटा दिया गया था। तो क्या होगा ऑप्शन? देखिए, उद्यान कृषि का अधिकार नहीं, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार नहीं, खेती करने का अधिकार नहीं, मछली पकड़ने का अधिकार। मछली पकड़ने का अधिकार सही ऑप्शन है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? विविधता का मतलब क्या होता है कि अनेकता में एकता, यानी कि अनेक तरह के लोग हमारे देश में रहते हैं फिर भी सभी एक हैं, उसी को हम विविधता कहते हैं, ठीक है। ये लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, सही है। ये लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता नहीं, असमानता को स्वीकारता नहीं है, असमानता होते हुए भी एकता को स्वीकारता है, ठीक है। ये लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, ये भी गलत है। ये लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है, ये भी गलत है। क्या है? विशिष्टता को स्वीकारता है, यानी कि लोगों में जो विशिष्ट गुण है उनको वो स्वीकारता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो भारतीय लोकतंत्र है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, सही है, बिल्कुल। सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से ही तो चलाते हैं, हम वोट डालकर सरकार चुनते हैं और फिर सरकार हमारे लिए काम करती है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, गलत है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में नहीं बल्कि 1952 में हुआ था, याद रखिएगा।
भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952, 1952 में हुआ था, 1950 में नहीं हुआ था, तो ये गलत है। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, सही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया था, ये भी सही है। तो इसमें नहीं बताना है कि कौन सा कथन गलत है, तो यही कथन गलत है कि भारत में जो आम चुनाव 1950 में हुआ था, तो 1950 में नहीं हुआ था। भारत में आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। ओके, नेक्स्ट है भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए। याद रखिएगा, लोकतंत्र में 5 वर्ष में हमारा इलेक्शन होता है, तो जो भी कार्यकाल होता है उनका 5 वर्षों का होता है। ठीक है। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर। ठीक है, स्टेशन हाउस अफसर होता है पुलिस थाने प्रभारी का पदनाम। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया गया? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में क्या हुआ था? 2005 में यह संशोधन किया गया था कि महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार रहेंगे, यानी कि जो पत्नी और पुत्री, मतलब पत्नी और बेटी भी परिवार की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार होगी, यही बताया गया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में। ओके, देखिए हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून बनाया गया। यहाँ उत्तराधिकार अधिनियम है तो विवाह का तो मतलब ही नहीं बनता। पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी नहीं है, ये भी। अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, ये भी नहीं है। महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, ये सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्ध निर्णायक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्ध निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका को। ओके, न्यायपालिका को ही माना जाता है अंतिम अर्थ निर्णायक। ओके, अब क्या है? अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया? अत्याचार अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया? तो SC ST को पारित किया गया था, आदिवासी एवं दलित। ठीक है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो, उसे क्या कहा जाता है? संघवाद। याद रखिएगा, संघवाद का मतलब क्या है? एक से ज्यादा स्तर की सरकार। तो भारत में 3 स्तर की सरकार है। सबसे नीचे क्या है? पंचायती राज, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद केंद्र सरकार। तो भारत में संघवाद है, यानी कि संघवाद राजनीतिक व्यवस्था भारत में है। ओके, याद रखिएगा कि जहां पे एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो, उसे हम क्या बोलते हैं? संघवाद बोलते हैं। निम्नलिखित धर्मनिरपेक्ष, इसमें थोड़ा सा मैं और समझा देती हूँ। गणतंत्र का मतलब है जहां पे अपना, जिस देश में अपना संविधान हो उसे गणतंत्र बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जहां पे जिस देश में किसी एक धर्म को राजधर्म घोषित ना किया गया हो, सभी धर्मों को समान अधिकार मिले हुए हैं, उसे धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। उदारवादी का मतलब है सभी के लिए उदारता की भावना रखना। संघवाद का मतलब क्या है? एक से ज्यादा स्तर की सरकार। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सामाजिक न्याय को कौन सी नीति प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, यह भी सामाजिक न्याय है, क्योंकि दलित जाति को माना जाता है कि वो अभी पिछड़े हुए हैं, तो उनको ऊपर उठाने के लिए, सबके बराबर करने के लिए उन्हें आरक्षण दिया गया है। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। न्यूनतम मेहनताना कानून का मतलब होता है कि एक मेहनताना फिक्स कर दिया गया है, जैसे कि मान लो कि पर डे का 1000, 500, 600 जो भी फिक्स हो, एक मेहनताना फिक्स कर दिया गया है। अगर 1000 फिक्स कर दिया गया है पर डे का किसी मजदूर के लिए, किसी के लिए भी, तो उससे कम हम नहीं दे सकते। उस 1000 को न्यूनतम मेहनताना माना जाता है, उससे कम कोई भी उसे नहीं दे सकता। उससे ज्यादा जितना आप दे सकते हो, लेकिन उससे कम आप नहीं दे सकते हो। तो यही है हमारा न्यूनतम मेहनताना। तो दोनों ही क्या है? सामाजिक न्याय के लिए को प्रोत्साहित करती है। ए और बी दोनों सही है। अब है नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। नई दिल्ली की वास्तुशैली, ठीक है, कि चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से श्रेष्ठ है? कैसे श्रेष्ठ है? यह कैसे ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? ब्रिटिश महत्ता का तो हमें करना ही नहीं है। ठीक है। कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं? इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? ये सब तो नहीं है। पहला सही है कि इसकी शैली पुरानी दिल्ली से कैसे श्रेष्ठ है। ओके। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। जो इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है वो कहाँ केंद्रित होना चाहिए? उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक है। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना। सिर्फ यही बताना नहीं है सही इतिहास शिक्षण का उद्देश्य।
भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ, यह याद रखना, याद रखने की तो बात ही नहीं है कि हमें याद तो रखना ही नहीं है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ याद नहीं करवाना, हमें समझाना है हर चीज को। तो क्या है पहला ऑप्शन, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक है, यानी कि वैसे मुद्दों को पहचान करना जो वर्तमान में है, पीछे से अभी तक को हमें बिल्कुल जोड़ के पढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट है समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के लिए क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। क्या है, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। देश से जो सामाजिक मुद्दों में क्या है, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, ये नहीं है, ये नहीं करना चाहिए कि कोई भी खबर वैसी खबर फैला दे और विषय के प्रति हम रुचि करने के लिए हम कोई भी वैसी खबर फैला दें। फिर है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। जब हम समानता पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा के साथ जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सही है, बिल्कुल। हमें गरिमा जो है हमारे अधिगमकर्ता यानी कि जो हमारे स्टूडेंट है, उनकी वो अलग अलग समाज से हो सकते हैं, तो उनके बारे में सभी को समान, मतलब कि गरिमा ऐसा ना हो कि हम इस तरीके से पढ़ाएं कि किसी को ठेस पहुंचे कि हमारे बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है, ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए। सभी की गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना चाहिए, ठीक है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, बिल्कुल सही है। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, डी है। यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, ये गलत है। हर तरह का अंतर असमानता की तरफ नहीं ले जाता, ये मान लीजिए। तो ए, बी और सी हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट है कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। कक्षा और समाज में व्याप्त जो विविधता है उसको संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या है, विविधता। कक्षा और समाज में बहुत सारी विविधता है, अलग अलग तरीके के लोग हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, तो उसको संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल सही है। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना चाहिए जो अधिकांशतः बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, बिल्कुल गलत है। सिर्फ वही उदाहरण हमें नहीं लेना चाहिए। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, तो ये भी सही है। ए और सी हमारा सही है। सामाजिक विज्ञान, नेक्स्ट क्या है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। आकलन को बल देना चाहिए, क्यों। अधिगमकर्ताओं ने के सूचना को याद रखने का मापन करना चाहिए। सूचना को याद रखना, याद रखिएगा, जहां पे याद रखने की बात होगी वो गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें याद नहीं रखवाना, हमें समझाना है किसी चीज को। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, ये बिल्कुल सही है कि हमें जो परिस्थिति है उसे हम मतलब कि दैनिक परिस्थितियों को हम जोड़ सके अपने आप से। ओके, नेक्स्ट है उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। नहीं, उनकी पहचान नहीं करना है हमें, जो असफल हो रहे हैं। अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, लेखन की क्षमता को भी जांचना नहीं है हमारा आकलन, यानी कि जो एग्जाम होता है उसका मतलब ये सब नहीं है। उसका मतलब क्या है, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। इसलिए जो क्वेश्चन अब आते हैं एग्जाम में, जो स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो आप देखिएगा कि हमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप अपने अनुसार लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें वही है कि अपने आप से परिस्थितियों से कैसे वो जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। याद रखिएगा प्राथमिक स्रोत क्या होता है कि जो फर्स्ट चीज होती है, जिसे मतलब कि मान लो कि जेम्स मिल के द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल ने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो वो प्राथमिक स्रोत है क्योंकि वो जेम्स मिल ने लिखी। लेकिन उसी की कोई अगर कॉपी करता है तो वो द्वितीयक स्रोत हो जाता है, ठीक है। भारत का संविधान, इसकी कॉपी नहीं की गई थी, प्राथमिक स्रोत है। अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, ये भी प्राथमिक स्रोत है क्योंकि ये उन्हीं की पेंटिंग है, उसकी कोई कॉपी नहीं है। C.L. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो ये कॉपी है, तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीयक स्रोत। ओके, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। जो औपनिवेशिक भारत है उसमें क्या है, स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए किसको संदर्भित कर सकते हैं औपनिवेशिक भारत में, ठीक है। रुकैया सखावत, हुसैन कृत, सुल्ताना का स्वप्न,
नहीं, सत्यनारायण मणि मेकई, ये तो वो है, एक स्टोरी है मणि मेकई। ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, ये भी नहीं है। क्या है? सुंदरी देवी कृत अमर जीवन, इसमें क्या है? शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? तो यही है ताराबाई सुंदरी कृत अमर जीवन। उसमें इन्होंने ये लिखा है ताराबाई सुंदरी ने कि इन्होंने किस तरह स्ट्रगल करके पढ़ाई की है, तो उसे हमें देखना है, उसी को हम क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? भूगोल शिक्षण को संसाधन और संरक्षण, बिल्कुल ये तो है ही भूगोल के शिक्षण में। विकास और विस्थापन ये नहीं है। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती है, ये भी भूगोल में नहीं है, याद रखिएगा। मानव विकास ये भूगोल में है, तो ए और डी हमारा सही होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की शिक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। जो सक्रिय सामाजिक विज्ञान होता है वो अधिगमकर्ता किसे बोला गया है? स्टूडेंट को। तो उसे प्रेरित करती है, किस चीज के लिए प्रेरित करती है? व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर करना। फिर यही बात है, सुनना और साझा किए गए पर निर्भर करना, बस हमें निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्य पुस्तक के पठन केंद्र तक केंद्रित होना, बिल्कुल गलत है ये भी। न्यूनतम रखना भी गलत है। तो क्या है? चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, ये सही है। ठीक है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, किस चीज के लिए प्रेरित करती है? चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार